नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस राज आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित रचना चंद्रगुप्त के संदर्भ में जो नाटक है उसकी मूल कथा को हम आज पढ़ेंगे। पिछले हम 4 वीडियो में भारतेंदु जी की जो रचित 2 रचनाएं हैं, अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा, इसके मूल कथा को हम मूल नाटक को पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम उस पर भी संक्षिप्त नाटक का कथासार, उसके पात्रों का चरित्र चित्रण और उसके कितने पात्र हैं उस पर भी वीडियो डाल देंगे। तब भी वही दृष्टिकोण रहेगा जो एग्ज़ाम में मूल जो नाटक की कथा है उसमें के जो पंक्तियाँ पूछी जाएगी उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमने पूरे नाटक को 2-2 भागों में विभाजित कर आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप अगर संक्षिप्त जो सार है उसको पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा, लेकिन पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किस नाटक की है। इसलिए बहुत विरल जो साहित्य मिल रहा है मुझे, उसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। और जो मूल नाटक पर जो वीडियो मैंने डाल दिए हैं उसे देखना मत भूलिएगा, क्योंकि संक्षिप्त सार पर ही प्रश्न पूछे जाएंगे ऐसा नहीं, बल्कि पात्रों पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं और पंक्तियों के ऊपर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और नाटक के संदर्भ में कुछ विद्वानों ने मत भी बताए हैं, उसे भी हम वीडियो में डाल देंगे। अब हम तीसरे नाटक यानी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त, इस नाटक की मूल कथा यानी मूल नाटक को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और इसका भी संक्षिप्त सार और पात्र चरित्र, उसके साथ ही जो विद्वानों के मत है इस नाटक के संदर्भ में, वो भी हम आने वाले वीडियो में डाल देंगे। थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है क्योंकि जो साहित्य पढ़ने के बाद उसके नोट्स तैयार कर आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए बहुत समय लग रहा है मुझे, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं आपके लिए वो भी वीडियो डाल दूँगी। और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं जो वीडियो डाल रही हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो शुरू करते हैं चंद्रगुप्त। पात्र परिचय देखेंगे इस नाटक का। पुरुष पात्र और स्त्री पात्र भी है। पुरुष पात्र में देखिए, चाणक्य यानी विष्णुगुप्त, मौर्य साम्राज्य का निर्माता। चंद्रगुप्त, मौर्य सम्राट। नंद, मगध सम्राट। राक्षस, मगध का अमात्य। वररुचि, कात्यायन, मगध का अमात्य। शकटार, मगध का मंत्री। अंबिक, तक्षशिला का राजकुमार। सिंहरण, मालवगण मुख्य का कुमार। पर्वतेश्वर, पंजाब का राजा, ग्रीक ऐतिहासिकों का पोरस। सिकंदर, ग्रीक विजेता। फिलिप्स, सिकंदर का सत्रप। मौर्य सेनापति, चंद्रगुप्त का पिता। एनिसॉक्रेटिस, सिकंदर का सहचर। देवबल, नागदत्त, गणमुख्य। मालव गणतंत्र के पदाधिकारी। साइबर्टियस, मेगास्थनीसिस, यमनदूत। गांधार नरेश, अंबिक का पिता। सेल्यूकस, सिकंदर का सेनापति। दांड्यायन, एक तपस्वी। ठीक है, अभी अगले स्त्री पात्र देखेंगे हम। देखिए, अलका, तक्षशिला की राजकुमारी। सुवासिनी, शकटार की कन्या। कल्याणी, मगध राजकुमारी। नीला लीला, कल्याणी की सहेलियाँ। मालविका, सिंधु देश की कुमारी। कार्नेलिया, सिलिकस की कन्या, मौर्य की पत्नी, चंद्रगुप्त की माता।
एलिस कार्नेलिया की सहेली। तो इस प्रकार इस नाटक के पात्र हैं। तो पात्रों को भी आपको याद कर लेना पड़ेगा। और इस नाटक का प्रथम अंक अब हम देखने जा रहे हैं। स्थान तक्षशिला के गुरुकुल का मठ, चाणक्य और सिंहरण। चाणक्य कहते हैं, सौम्य कुलपति ने मुझे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। केवल तुम ही लोगों को अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए ठहराया था, क्योंकि इस वर्ष के भावी स्नातकों को अर्थशास्त्र का पाठ पढ़ाकर मुझ अकिंचन को गुरुदक्षिणा चुका देनी थी। सिंहरण, आर्य मालवों को अर्थशास्त्र की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी अस्त्रशास्त्र की, इसलिए मैं पाठ में पिछड़ा रहा, क्षमा प्रार्थी हूँ। चाणक्य कहते हैं, अच्छा, अब तुम मालव जाकर क्या करोगे? सिंहरण कहता है, अभी तो मैं मालव नहीं जाता, मुझे तक्षशिला की राजनीति पर दृष्टि रखने की आज्ञा मिली है। चाणक्य कहते हैं, मुझे प्रसन्नता होती है कि तुम्हारा अर्थशास्त्र पढ़ना सफल होगा। क्या तुम जानते हो कि यवनों के दूत यहाँ क्यों आए हैं? सिंहरण कहते हैं, मैं उसे जानने की चेष्टा कर रहा हूँ। आर्यवर्त का भविष्य लिखने के लिए कुचक्र और प्रताड़ना की लेखनी और मसी प्रस्तुत हो रही है, और उत्तरापथ के खंडराज द्वेष से जर्जर है। शीघ्र भयानक विस्फोट होगा। सहसा अंबिक और अलका का प्रवेश होता है। अंबिक, कैसा विस्फोट? युवक, तुम कौन हो? सिंहरण कहते हैं, एक मालव। अंबिक, नहीं, विशेष परिचय की आवश्यकता है। सिंहरण कहते हैं, तक्षशिला गुरुकुल का एक छात्र। अंबिक, देखता हूँ कि तुम दुर्विनीत भी हो। सिंहरण, कदाचित नहीं राजकुमार, विनम्रता के साथ निर्भीक होना मालवों का वंशानुगत चरित्र है, और मुझे तो तक्षशिला की कक्षा का भी गर्व है। अंबिक, परंतु तुम किसी विस्फोट की बातें अभी कर रहे थे। और चाणक्य, क्या तुम्हारा भी इससे कुछ हाथ है? चाणक्य चुप रहता है। अंबिक क्रोध से, बोलो ब्राह्मण, मेरे राज्य में रहकर, मेरे अन्न से पलकर मेरे विरुद्ध कुचक्रों का सृजन। चाणक्य कहते हैं, राजकुमार, ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता है और न किसी के अन्न से पलता है। स्वराज्य में विचरता है और अमृत होकर जीता है। वह तुम्हारा मिथ्या गर्व है। ब्राह्मण सब कुछ सामर्थ्य रखने पर भी स्वेच्छा से इन माया स्तूपों को ठुकरा देता है। प्रकृति के कल्याण के लिए अपने ज्ञान का दान देता है। अंबिक, वह काल्पनिक महत्व मायाजाल है। तुम्हारे प्रत्यक्ष नीच कर्म उन पर पर्दा नहीं डाल सकते। देखिए दोस्तों, ये जो प्रिंटिंग है बहुत ही विरलता से कहीं कहीं पर वर्ड जो शब्द है वो दिख नहीं रहे हैं, फिर भी मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ और आप भी समझने की कोशिश कीजिएगा। चाणक्य, सो कैसा होगा अविश्वासी क्षत्रिय, इसी से दस्यु और मलेच्छ साम्राज्य बना रहे हैं और आर्य जाति पतन के कारगर पर खड़ी एक तिनकों की तरह दिख रही है। अंबिक कहता है, और तुम धक्का देने का कुचक्र विद्यार्थियों को सिखा रहे हो। सिंहरण कहता है, विद्यार्थी और कुचक्र असंभव। यह तो वे ही कर सकते हैं जिनके हाथ में कुछ अधिकार हो, जिनका स्वार्थ समुद्र से भी विशाल और सुमेरों से भी कठोर हो, जो यवनों की मित्रता के लिए स्वयं वालिक तक। अंबिक, बस दुर्धर्ष युवक, बता, तेरा अभिप्राय क्या है? सिंहरण, कुछ नहीं। अंबिक, नहीं बताना होगा, मेरी आज्ञा है। सिंहरण, कुल में
गुरुकुल में केवल आचार्य की आज्ञा शिरोधार्य होती है, अन्य आज्ञा या अवज्ञा के कान से सुनी जाती है। राजकुमार: अलका: भाई, इस वन्य निर्भर के समान स्वच्छ और स्वच्छंद हृदय में कितना बलवान वेग है। यह अवज्ञा भी स्पृहणीय है। जाने दो। अंबिक: चुप रहो अलका, यह ऐसी बात नहीं है जो यो ही उड़ा दिया जाए, इसमें कुछ रहस्य है। चाणक्य चुपचाप मुस्कुराता है और सिंहरण कहता है, हाँ हाँ, रहस्य है। यवन आक्रमणकारियों के पुष्कल स्वर्ण से पुलकित होकर आर्यावर्त की सुख रजनी की शांत निद्रा में उत्तरापथ की अर्गला धीरे से खोल देने का रहस्य है। क्यों राजकुमार? संभवतः तक्षशिलाधीश वाल्मीकि तक इसी रहस्य का उद्घाटन करने गए थे। अंबिक पैर पटक कर: ओह असह्य युवक, तुम बंदी हो। सिंहरण: कदापि नहीं, मालव कदापि बंदी नहीं हो सकता। अंबिक तलवार खींचता है। चंद्रगुप्त सहसा प्रवेश करके: ठीक है, प्रत्येक निरपराध आर्य स्वतंत्र है, उसे कोई बंदी नहीं बना सकता है। यह क्या राजकुमार, खड्ग को कोष में स्थान नहीं है क्या? सिंहरण व्यंग्य से: वह तो स्वर्ण से भर गया है। अंबिक: तो तुम सब कुचक्र में लिप्त हो और इस मालव को तो मेरा अपमान करने का प्रतिफल मृत्यु दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। चंद्रगुप्त: क्यों? क्या वह एक निस्सहाय छात्र तुम्हारे राज्य में शिक्षा पाता है और तुम एक राजकुमार हो, बस इसलिए? अंबिक तलवार चलाता है। चंद्रगुप्त अपनी तलवार पर उसे रोकता है। अंबिक की तलवार छूट जाती है। वह निस्सहाय होकर चंद्रगुप्त के आक्रमण की प्रतीक्षा करता है। बीच में अलका आ जाती है। सिंहरण कहता है कि वीर चंद्रगुप्त, बस जाओ राजकुमार, यहाँ कोई कुचक्र नहीं है, अपने कुचक्रों से अपनी रक्षा स्वयं करो। चाणक्य कहता है, राजकुमारी, मैं गुरुकुल का अधिकारी हूँ, मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम क्रोधाभिभूत कुमार को लिवा जाओ। गुरुकुल में शस्त्रों का प्रयोग शिक्षा के लिए होता है, द्वंद्व युद्ध के लिए नहीं। विश्वास रखना, इस दुर्व्यवहार का समाचार महाराज के कानों तक न पहुँचेगा। अलका: ऐसा ही हो, चलो भाई। क्षुब्ध अंबिक उसके साथ जाता है। चाणक्य चंद्रगुप्त से कहते हैं, तुम्हारा पाठ समाप्त हो चुका है और आज का यह कांड असाधारण है। मेरी सम्मति है कि तुम शीघ्र तक्षशिला का परित्याग कर दो और सिंहरण तुम भी। चंद्रगुप्त कहते हैं, आर्य, हम मगध है और यह मालव, अच्छा होता कि यह गुरुकुल में हम लोग शस्त्र की परीक्षा भी देते। चाणक्य कहता है, क्या यही मेरी शिक्षा है? बालकों की किसी चपलना दिखलाने का यह स्थल नहीं। तुम लोगों को समय पर शस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा, परंतु अकारण रक्तपात नीति विरुद्ध है। चंद्रगुप्त कहते हैं, आर्य, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। सिंहरण मेरा आत्मीय है, मित्र है और उसका मान मेरा ही मान है। चाणक्य कहता है, देखूंगा कि इस आत्मसम्मान की भविष्य परीक्षा में तुम कहाँ तक उत्तीर्ण होते हो। सिंहरण कहते हैं, आपके आशीर्वाद से हम लोग अवश्य सफल होंगे। चाणक्य कहता है, तुम मालव हो और यह मगध, यही तुम्हारे मान का अवसान है न? परंतु आत्मसम्मान इतने ही से संतुष्ट नहीं होगा। मालव और मगध को भूलकर जब तुम आर्यवर्त का नाम लोगे तभी वह मिलेगा। क्या तुम नहीं देखते हो कि आगामी दिवसों में आर्यावर्त के सब स्वतंत्र राष्ट्र एक के अनंतर
दूसरे विदेशी विजेता से पद दलित होंगे। आज जिस व्यंग्य को लेकर इतनी घटना हो गई है, वह बात भावी गांधार नरेश अंबिक के हृदय में शल्य के समान चुभ गई है। पंचनंद नरेश पर्वतेश्वर के विरोध के कारण यह क्षुद्र हृदय अंबिक यवनों का स्वागत करेगा और आर्यवर्त का सर्वनाश होगा। चंद्रगुप्त कहता है, गुरुदेव विश्वास रखिए, यह सब कुछ नहीं होने पावेगा। यह चंद्रगुप्त आपके चरणों की शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता है कि यवन यहाँ कुछ न कर सकेगा। चाणक्य कहता है, साधु तुम्हारी प्रतिज्ञा अचल हो, परंतु इसके लिए पहले तुम्हें मगध जाकर साधन संपन्न बनो। यहाँ समय बिताने का प्रयोजन नहीं। मैं भी पंचनंद नरेश से मिलता हुआ मगध आऊँगा और सिंहरण तुम भी सावधान। सिंहरण कहते हैं, आर्य आपका आशीर्वाद ही मेरा रक्षक है। चंद्रगुप्त और चाणक्य का प्रस्थान। सिंहरण कहते हैं, एक अग्निमय गंधक का स्रोत आर्यवर्त के लौह अस्त्रागार में घुसकर विस्फोट करेगा। चंचल रणलक्ष्मी इंद्रधनुष सी विजय माला हाथ में लिए उस सुंदर नील लोहित प्रलय जलद में विचरण करेगी और विरह हृदय मयूर से नाचेगा। तब आओ देवी स्वागत। अलका का प्रवेश होता है। अलका, मालवीर, अभी तुमने तक्षशिला का परित्याग नहीं किया? सिंहरण कहता है, क्यों देवी, क्या मैं यहाँ रहने के उपयुक्त नहीं हूँ? अलका कहती है, नहीं, मैं तुम्हारी सुख शांति के लिए चिंतित हूँ। भाई ने तुम्हारा अपमान किया, पर वह अकारण न था। जिसका जो मार्ग हम उस पर वह चलेगा। तुमने अनाधिकार चेष्टा की थी। देखती हूँ कि प्रायः मनुष्य दूसरों को अपने मार्ग पर चलाने के लिए रुक जाता है और अपना चलना बंद कर देता है। सिंहरण, परंतु भद्र जीवन काल में भिन्न भिन्न मार्गों की परीक्षा करते हुए जो ठहरता हुआ चलता है, वह दूसरों को लाभ ही पहुँचाता है। यह कष्टदायक न हो तो हो, परंतु निष्फल नहीं। अलका कहती है, किंतु मनुष्य को अपने जीवन और सुख का भी ध्यान रखना चाहिए। सिंहरण कहता है, मानव कब दानव से भी, दुर्दांत पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों? वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा, फिर चिंता किस बात की? अलका कहती है, मालव, तुम्हारे देश के लिए तुम्हारा जीवन अमूल्य है और वही यहाँ आपत्ति में है। सिंहरण, राजकुमारी, इस अनुकंपा के लिए कृतज्ञ हूँ, परंतु मेरा देश मालव ही नहीं, गांधार भी है। यही क्या, समग्र आर्यवर्त है, इसलिए मैं। अलका, आश्चर्य से, क्या कहते हो? सिंहरण, गांधार आर्यवर्त से भिन्न नहीं, इसलिए उनके पतन को मैं अपना अपमान समझता हूँ। अलका कहती है, निश्वास लेकर, इसका मैं अनुभव कर रही हूँ, परंतु जिस देश में ऐसे वीर युवक हो, उसका पतन असंभव है। मालव वीर, तुम्हारे मनोबल में स्वतंत्रता है और तुम्हारी दृढ़ भुजाओं में आर्यवर्त के रक्षण की शक्ति। तुम्हें सुरक्षित रखना ही चाहिए। मैं भी आर्यवर्त की बालिका हूँ। तुमसे अनुरोध करती हूँ कि तुम शीघ्र गांधार छोड़ दो। मैं अंबिक को शक्ति भर पतन से रोकूंगी, परंतु उसके न मानने पर तुम्हारी आवश्यकता होगी। जाओ वीर। सिंहरण, अच्छा राजकुमारी, तुम्हारे स्नेहानुरोध से मैं जाने के लिए बाध्य हो रहा हूँ। शीघ्र ही चला जाऊँगा देवी, किंतु यदि किसी प्रकार सिंधु की प्रखर धारा को यवन सेना न पार कर सकती,
अलका कहती है, मैं चेष्टा करूंगी वीर, तुम्हारा नाम सिंहरण, मालवगण के राष्ट्रपति का पुत्र सिंहरण। अलका, अच्छा, फिर कभी। दोनों एक दूसरे को देखते हुए प्रस्थान करते हैं। मगध सम्राट का विलास कानन, विलासी युवक और युवतियों का विहार। नंद प्रवेश करके, आज वसंत उत्सव है क्या? एक युवक, जय हो देव, आपकी आज्ञा से कुसुमपुर के नागरिकों ने आयोजन किया है। नंद, परंतु मदिरा का तो तुम्हारे समाज में अभाव है, फिर आमोद कैसा? एक युवती से, देखो देखो, तुम सुंदरी हो, परंतु तुम्हारे यौवन का विभ्रम अभी संकोच की अर्गला से जकड़ा हुआ है। तुम्हारी आंखों में काम का सुकुमार संकेत नहीं, अनुराग की लाली नहीं, फिर कैसा प्रमोद? एक युवती, हम लोग तो निमंत्रित नागरिक है देव, इसका दायित्व तो निमंत्रण देने वाले पर है। नंद, वाह, यह अच्छा उलाहना रहा अनुचर से। मूर्ख, अभी और कुछ सुनावेगा? तू नहीं जानता कि मैं ब्रह्मास्त्र से अधिक इन सुंदरियों से कुटिल कटाक्षों से डरता हूँ। ले आ, शीघ्र ले आ। नागरिकों पर तो मैं राज्य करता हूँ, परंतु मेरी मगध की नागरिकाओं का शासन मेरे ऊपर है। श्रीमती, सबसे कह दो, नागरिक नंद कुसुमपुर के कमनीय कुसुमों से अपराध के लिए क्षमा मांगता है, और आज के दिन वह तुम लोगों का कृतज्ञ सहचर्य मात्र है। अनुचर लोग प्रत्येक कुंज में मदिरा कलश और चपक पहुंचाते हैं। राक्षस और सुवासिनी का प्रवेश, पीछे पीछे कुछ नागरिक। राक्षस, सुवासिनी, एक पात्र और, चलो इस कुंज में। सुवासिनी कहती है, नहीं, अब मैं न संभल सकूंगी। राक्षस, फिर इन लोगों से कैसे पीछा छूटेगा? सुवासिनी, मेरी एक इच्छा है। एक नागरिक, क्या इच्छा है सुवासिनी? हम लोग अनुचर हैं, केवल एक सुंदर आलाप की, एक कोमल मूर्छना की लालसा है। सुवासिनी कहते, अच्छा, तो अभिनय के साथ? सुवासिनी उल्लास से, सुंदरियों की रानी सुवासिनी की जय। सुवासिनी, परंतु राक्षस को कच्छ का अभिनय करना पड़ेगा। एक नागरिक कहते हैं, और तुम देवयानी क्यों? यही न राक्षस सचमुच राक्षस होगा, यदि इसमें आनाकानी करे तो। चलो राक्षस। दूसरा नागरिक कहता है, नहीं मूर्ख, आर्य राक्षस कहे, इतने बड़े कला कुशल विद्वान को किस प्रकार संबोधित करना चाहिए, तू इतना भी नहीं जानता? आर्य राक्षस, इन नागरिकों की प्रार्थना से इस कष्ट को स्वीकार कीजिए। राक्षस उपयुक्त स्थान ग्रहण करता है, कुछ मूक अभिनय, फिर उसके बाद सुवासिनी का भाव सहित गान होता है। तुम कनन किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? नतमस्तक गर्व वहन करते, यौवन के घन रस कन दरते। हे लाज भरे सौंदर्य, बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? अधरों के मधुर कगारों में, कलकल ध्वनि की गुजारों में, मधुसरिता सी यह हंसी, तरल अपनी पीते रहते हो क्यों? बेला विभ्रमर की बीत चली, रजनीगंधा की कली खिली। अब सांध्य मलय आकुलित, दुकुल कलित हो, यो छिपते हो क्यों? साधु की ध्वनि। नंद, उस अभिनेत्री को यहाँ बुलाओ। सुवासिनी नंद के समीप आकर प्रणत होती है। नंद, तुम्हारा अभिनय तो अभिनय नहीं हुआ। नागरिक कहता है, अभी तो वास्तविक घटना जैसे देखने में आवे वैसे ही। नंद, तुम बड़े कुशल हो, ठीक कहा। सुवासिनी, तो मुझे दंड मिले, आज्ञा कीजिए देव। नंद, मेरे साथ एक पात्र।
सुवासिनी: परंतु देव, एक बड़ी भूल होगी। नंद: वह क्या? सुवासिनी: आर्य राक्षस का अभिनय पूर्ण गान नहीं हुआ। नंद: राक्षस? नागरिक: यही है देव। राक्षस आकर प्रणाम करता है। नंद: वसंतोत्सव की रानी की आज्ञा से तुम्हें गाना होगा। राक्षस: उसका मूल्य होगा एक पात्र कादंब। सुवासिनी पात्र भर कर देती है। सुवासिनी मान का मूक अभिनय करती है। राक्षस सुवासिनी के सम्मुख अभिनय सहित गाता है। निकल मत बाहर दुर्लभ आह, लगेगा तुझे हंसी का गीत। शरद नीरद मालव के बीच, तड़प में चपला सी भयभीत। पड़े रहे पावन प्रेम फुहार, जलन कुछ कुछ है मीठी पीर। संभाले चल कितनी है दूर दूर, प्रलय तक व्याकुल हो न अधीर। अश्रुमय सुंदर विरह निशीथ, भारे तारे न डुलकते आह। न उफलाना दे आंसू है भरे, इन्हीं आँखों में उनकी चाह। काकली सी बनने की तुम्हें लगन लग जाए न हे भगवान। पपीहा का पी सुनता कभी, अरे कोकिल की देख दशा न। हृदय है पास सांस की राह, चले आना जाना चुपचाप। अरे छाया बन छूत मत उसे, भरा है तुझ में भीषण ताप। हिला कर धड़कन से अवनीत, जगा मत सोया है सुकुमार। देखता है स्मृतियों का स्वप्न, हृदय पर मत कर अत्याचार। कई नागरिक कहते हैं कि स्वर्गीय अमात्य वक्रनाश के कुल की जय। नंद: क्या कहा? वक्रनाश का कुल? नागरिक: हाँ देव, आर्य राक्षस उन्हीं के भ्रातृपुत्र हैं। नंद कहता है, राक्षस, आज से तुम मेरे अमात्य वर्ग में नियुक्त हुए। तुम तो कुसुमपुर के एक रत्न हो। उसे माला पहनाता है और शस्त्र देता है। सब कहते हैं, सम्राट की जय हो, अमात्य राक्षस की जय हो। नंद कहते हैं, और सुवासिनी, तुम मेरी अभिनयशाला की रानी। सब हर्ष प्रकट करते हुए जाते हैं। पाटलिपुत्र में एक भग्न कुटीर। चाणक्य प्रवेश करके, झोपड़ी ही तो थी पिताजी, यही मुझे गोद में बिठाकर राज मंदिर का सुख अनुभव करते थे। ब्राह्मण थे, ऋतु और अमृत जीविका से संतुष्ट थे, पर वे भी न रहे। कहाँ गए कोई नहीं जानता, मुझे भी कोई नहीं पहचानता। यही तो मगध का राष्ट्र है। प्रज्ञा की खोज है किसे? वृद्ध दरिद्र ब्राह्मण कहीं ठोकरें खाता होगा या कहीं मर गया होगा। एक प्रतिवेशी का प्रवेश होता है। प्रतिवेशी देखकर, कौन हो जी तुम? इधर के घरों को बड़ी देर से क्या घूर रहे हो? चाणक्य कहते हैं, ये घर है जिन्हें पशु की खोह करने में भी संकोच होता है। यहाँ कोई स्वर्ण रत्नों का ढेर नहीं जो लूटने का भय हो। प्रतिवेशी कहता है, युवक, क्या तुम किसी को खोज रहे हो? चाणक्य, हाँ, खोज रहा हूँ, यही झोपड़ी में रहने वाला वृद्ध ब्राह्मण चणक को। आजकल वे कहाँ हैं, बता सकते हो? प्रतिवेशी सोचकर, ओहो, कई बरस हुए, वह तो राजा की आज्ञा से निर्वासित कर दिया गया है। हंसकर, वह ब्राह्मण भी बड़ा हट्टी था। उसे राजा नंद के विरुद्ध प्रचार करना आरंभ किया था। सो भी क्यों, एक मंत्री शक्टार के लिए उसने सुना कि राजा ने शक्टार का बंदीगृह में वध करवा डाला। ब्राह्मण ने नगर में इस अन्याय के विरुद्ध आतंक फैलाया। सबसे कहने लगा कि यह महापद्म का जारज पुत्र नंद, महापद्म का हत्यारी नंद, मगध में राक्षसी राज्य
कर रहा है और नागरिकों सावधान। चाणक्य: अच्छा, तब क्या हुआ? प्रतिवेशी कहता है, वह पकड़ा गया। सो भी कब? जब एक दिन अहेर की यात्रा करते हुए नंद के लिए राजपथ के मुक्त कंठ से नागरिकों ने अनादर के वाक्य कहे। नंद ने ब्राह्मण को समझाया और यह भी कहा कि तेरा मित्र शक्टार बंदी है, मारा नहीं गया, पर वह बड़ा हठी था, उसने न माना न ही माना। नंद ने भी चिढ़कर उसका ब्राह्मणस्व बौद्ध विहार में दे दिया और उसे मगध से निर्वासित कर दिया। यही तो है उसकी झोपड़ी है। जाता है। चाणक्य उसे बुलाकर, अच्छा, एक बात और बताओ। प्रतिवेशी कहता है, क्या पूछते हो जी? तुम इतना जान लो कि नंद को ब्राह्मणों से घोर शत्रुता है और वह बौद्ध धर्मानुयायी हो गया है। चाणक्य: होने दो, परंतु यह तो बताओ, शक्टार का कुटुंब कहाँ है? प्रतिवेशी: कैसे मनुष्य हो? अरे, राजकोपनल में वे सब जल मरे। इतनी सी बात के लिए मुझे लौटाया था। छी! जाना चाहता है। चाणक्य: हे भगवान, एक बात दया करके और बता दे, शक्टार की कन्या सुवासिनी कहाँ है? प्रतिवेशी जोर से हंसता है। युवक: वह बौद्ध विहार में चली गई थी, परंतु वहाँ भी न रह सकी। पहले तो अभिनय करती फिरती थी, आजकल कहाँ है? नहीं जानता। जाता है। चाणक्य: पिता का पता नहीं, झोपड़ी भी न रह गई, सुवासिनी अभिनेत्री हो गई, संभवतः पेट की ज्वाला से। एक साथ दो कुटुंबों का सर्वनाश और कुसुमपुर फूलों की सेज में ऊँघ रहा है। इसलिए राष्ट्र की शीतल छाया का संगठन मनुष्य ने किया था? मगध सावधान, इतना अत्याचार सहना असंभव है। तुझे उलट दूंगा, नया बनाऊंगा, नहीं तो नाश ही करूंगा। ठहर कर, एक बार चलूं, नंद से कहूं, नहीं, परंतु मेरी भूमि, मेरी वृत्ति वही मिल जाए। मैं शस्त्र व्यवसायी न रहूंगा, मैं कृपक बनूंगा। मुझे राष्ट्र की भलाई बुराई से क्या, तो चलो देख कर। यह एक लकड़ी का स्तंभ अभी उस झोपड़ी का खड़ा है, इसके साथ मेरे बाल्यकाल की सहस्त्रों भावरियाँ लिपटी हुई हैं, जिन पर मेरी धवल मधुर हंसी का आवरण चढ़ा रहता था। शैशव की स्निग्ध स्मृतियाँ विलीन हो जा खंभा खींच कर गिरता हुआ चला जाता है।